साल 1793 फ्रांस में यह समय भयंकर अराजकता से गुजर रहा था। दरअसल 4 साल पहले 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब यह क्रांति अपने सबसे हिंसक दौर में पहुंच चुकी थी। राजा लुई द 16 को फांसी की सजा दी जा चुकी थी और देश में अब रिपब्लिक का शासन था, यानी जनता की सरकार का शासन। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। देश के बहुत से लोग, खासकर अमीर व्यापारी, चर्च से जुड़े लोग और पुरानी व्यवस्था यानी राजतंत्र के समर्थक इस क्रांति से नफरत करने लगे थे। उन्हें कहा जा रहा था रॉयलिस्ट्स, यानी राजा के समर्थक। ये लोग मानते थे कि रिपब्लिक ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। फ्रांस में हिंसक दौर चल ही रहा था कि फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक शहर अचानक से लाइमलाइट में आ गया। टूलोन फ्रांस का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही खत्म हुई तो टोलोन के कई प्रभावशाली नागरिक और नौसेना अधिकारी जो राजा के प्रति वफादार थे, नई रिपब्लिक सरकार से बगावत कर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिक को नहीं मानते, हमें फिर से राजा चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बगावत को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश नेवी को बुला लिया। अब ध्यान दीजिए, ब्रिटेन उस समय फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन था और जब टूलोन के रॉयलिस्ट्स ने ब्रिटिश एडमिरल को बुलाकर कहा कि आइए हमारे बंदरगाह पर कब्जा कर लीजिए, हम आपकी मदद से इस रिपब्लिक को गिराना चाहते हैं, तो ये फ्रांस के लिए सबसे बड़ा अपमान था। क्योंकि इसका मतलब था कि फ्रांस का अपना नौसैनिक अड्डा, जहां से उनकी नेवी चलती थी, अब उनके दुश्मनों यानी ब्रिटिश नेवी और रॉयलिस्ट के हाथों में ये चली गई थी। यानी देश के अंदर ही देशद्रोह हो गया था। रिपब्लिकन सरकार के लिए यह सिर्फ सैन्य हार नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्म की बात थी। इसलिए पेरिस ने आदेश दिया, टूलोन को हर हाल में वापस लो, और इसी मिशन में एक युवा तोपखाना अधिकारी को भेजा गया। इस अधिकारी ने टूलोन की घेराबंदी पूरी रणनीति से की। उसने ये समझा कि अगर ऊंचाई वाले फोर्ट मुलग्रोव पर कब्जा मिल जाए तो ब्रिटिश जहाजों को बंदरगाह से बाहर खदेड़ा जा सकता है। उसने दिन रात तोपें लगाईं, पोजीशन ली और आखिरकार दिसंबर 1793 में फ्रांस का टूलोन बंदरगाह वापस जीत लिया गया। यह जीत रिपब्लिक के लिए सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, यह सम्मान की वापसी थी। और यह सम्मान दिलवाया किसने था? यह सम्मान दिलाया था नेपोलियन द बोनापार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी नेपोलियन बोनापार्ट की। टूलोन पर विजय के बाद नेपोलियन की चर्चा पूरे फ्रांस में होने लगी थी। अब उसे रिपब्लिक का हीरो कहा जाने लगा था। पेरिस में उसकी तेज तरक्की हुई, जो 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। लेकिन जल्द ही किस्मत ने करवट बदल ली। 1794 में जब क्रांति अपने चरम पर थी, उस समय सत्ता में रोबेस्पियर और उनका गुट था। नेपोलियन का संबंध रोबेस्पियर के भाई ऑगस्टिन रोबेस्पियर से था और अब रोबेस्पियर को गिराया गया था तो उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया था। नेपोलियन को भी राजनीतिक संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 3 हफ्ते तक वो जेल में रहे। कुछ हफ्तों बाद नई सरकार बनी तो उन्हें निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। मगर अब वे पेरिस में बिना किसी पद के भटक रहे थे, बिना काम के, बिना सेना के, और लगभग भुला दिए गए। दोस्तों, सन 1795 में फ्रांस फिर से संकट में आ गया। अब यहाँ सत्ता डायरेक्टरी के हाथ में थी। डायरेक्टरी यानी 5 सदस्यों वाली सरकार। लेकिन पेरिस में रॉयलिस्ट्स ने दोबारा विद्रोह छेड़ दिया। हजारों रॉयलिस्ट सैनिक हथियार लेकर राजधानी की सड़कों पर उतर आए थे और रिपब्लिक को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय फिर से नेपोलियन को बुलाया गया और सेना की जिम्मेदारी दे दी गई। नेपोलियन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नेपोलियन ने पेरिस की गलियों में तोपें तैनात की और रॉयलिस्ट विद्रोहियों पर गोलीबारी कर दी। गोलियों और तोपों की गड़गड़ाहट से सड़कों पर मौत का सन्नाटा छा गया। यह घटना इतिहास में व्हिप ऑफ ग्रेट शॉप के नाम से जानी जाती है। इस कार्रवाई से नेपोलियन एक बार फिर फ्रांस का हीरो बन गया। डायरेक्टरी ने तुरंत उसे पुरस्कृत किया और उसे दक्षिण फ्रांस की सेना का कमांडर बना दिया। और अब आने वाला था नेपोलियन की जिंदगी का एक और कठिन अभियान। दोस्तों, साल 1796 की शुरुआत में फ्रांस कई मोर्चे पर युद्ध में उलझ गया था, खासकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इसलिए डॉक्टरी सरकार को किसी ऐसे जनरल की जरूरत थी जो जीत दिलवा सके और उन्हें फिर से चुना नेपोलियन को। इस अभियान में नेपोलियन के सामने बड़ी चुनौती थी सेना का टूटता हुआ मनोबल। फ्रांस की सेना पिछले 3 साल से इटली पर जीत के लिए प्रयासरत थी,
लेकिन उसे निर्णायक सफलता नहीं मिल रही थी। बिना निर्णायक सफलता के इतने दिनों से लड़ते हुए सेना का मनोबल टूटना स्वाभाविक तो था ही, साथ ही संसाधनों की भी भारी कमी थी। किसी को भरोसा नहीं था कि ये जीत सकते हैं, और यहीं इतिहास ने देखी नेपोलियन की नेतृत्व क्षमता। नेपोलियन ने सेना को एक जोशीला भाषण दिया। उसने सैनिकों से कहा, साथियों, तुम्हारे पास खाना नहीं है, लेकिन दुश्मन की घाटियां सोने से भरी पड़ी हैं, चलो उसे जीत लो। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जिसने पूरे यूरोप को चौंका दिया। नेपोलियन ने सेना और रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव किए, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गति, उसकी फुर्ती। वो दुश्मन से पहले सोचता और पहले पहुंचता था। उसने अल्पाइन घाटियों से होते हुए ऐसे रास्ते चुने जो असंभव माने जाते थे। नेपोलियन ने मोंटेनोते, लोदी, कॉस्टिग्लियानो और ओरखोलो जैसी लड़ाइयों में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को एक के बाद एक शिकस्त दे दी थी। फिर अब साल 1797 आया। इसने ऑस्ट्रिया को कैंपो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार फ्रांस ने उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया, और यूरोप में पहली बार यह माना गया कि एक नए युग का उदय हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद जब नेपोलियन पेरिस लौटा तो उसका स्वागत किसी जनरल की तरह नहीं, बल्कि किसी मसीहा की तरह हुआ था। फ्रांस की जनता अब एक नेशनल सेवियर के रूप में उसे देखने लगी थी। अखबारों में उसके कारनामे छप रहे थे, और हर गांव, हर कस्बे में उसके नाम के गीत गाए जा रहे थे। अब नेपोलियन सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वो बन चुका था फ्रांस का भविष्य। यही वो क्षण था जब डायरेक्टरी को भी एहसास हुआ कि नेपोलियन अब उसका सैनिक नहीं रहा, वह एक बड़ी शक्ति बन चुका है, इतनी बड़ी जिसके लिए अब यूरोप भी छोटा लगने लगा था। अब तक कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जब सिर्फ नेपोलियन एक जनरल नहीं, बल्कि एक विश्व स्तर की महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति बन चुका था। इटली में जीत के लिए वो अब सोच रहा था, मध्य यूरोप तो मैंने देख लिया, अब बारी है पश्चिम यूरोप की। अब ब्रिटेन को परास्त करने का रास्ता निकालना होगा, और यहीं से शुरू होती है उसकी इजिप्टियन कैंपेन, जो इतिहास में उसके जीवन का सबसे अनोखा, रहस्यमय और निर्णायक अध्याय साबित हुआ। दोस्तों, सन 1798 के शुरुआती महीनों में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक युद्ध चरम पर था। ब्रिटेन की शक्ति उसके व्यापार मार्गों में थी, खासकर वह समुद्री रास्ता जो भारत तक जाता था। नेपोलियन को एहसास हुआ कि ब्रिटेन को हराना उसके घर पर हमला करने से नहीं, बल्कि उसकी धमनी यानी ईस्ट इंडियन रूट को काटने से संभव होगा। इसलिए उसने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। उसने कहा कि हम भारत नहीं जा सकते, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते पर हम कब्जा कर सकते हैं, और ये रास्ता गुजरता था इजिप्ट से। इजिप्ट यानी मिस्र तब ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन यहाँ स्थानीय शासक ममलुक्स ने अपनी ताकत बना रखी थी। नेपोलियन ने अपनी सरकार यानी डायरेक्टरी को समझाया कि इजिप्ट पर कब्जा करने से ब्रिटिशर्स के हिंद महासागर वाले व्यापार मार्ग पर सीधा असर पड़ेगा। डायरेक्टरी को भी यह योजना पसंद आई। असल में उन्हें यह लगा था कि अगर ये महत्वाकांक्षी जनरल मिस्र चला जाएगा तो पेरिस में राजनीति के लिए कम खतरा रहेगा। इसलिए जून 1798 में नेपोलियन को 40,000 सैनिकों और 150 जहाजों के साथ इजिप्ट भेज दिया गया। खास बात यह है कि नेपोलियन का यह अभियान सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था। इसके साथ लगभग 160 वैज्ञानिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और खगोल शास्त्री भी गए थे। यह इतिहास का पहला साइंटिफिक मिलिट्री एक्सपीडिशन था। इन लोगों ने मिस्र में प्राचीन स्मारक, पौधे, जानवर और समाज का दस्तावेजीकरण शुरू किया, और इसी मिशन के बाद में रेसोटा स्टोन की खोज हुई, जिसने मिस्री भाषा को समझने की कुंजी प्रदान कर दी। लेकिन जमीन पर हालात इतने रोमांचक नहीं थे। नेपोलियन ने जुलाई 1798 में बैटल ऑफ द पिरामिड्स में ममलुक्स की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध स्क्वायर फॉर्मेशन रणनीति अपनाई थी। इसके तहत फ्रेंच सैनिकों ने चारों ओर से बंद ढाल बनाकर ममलुक्स की घुड़सवार सेना को नष्ट कर दिया। यह जीत मिस्र पर फ्रांस की पकड़ मजबूत करने के लिए काफी थी, मगर कुछ ही हफ्तों बाद उसकी किस्मत ने पलटी खाई। 1 अगस्त 1798 ब्रिटिश एडमिरल होराटियो नेल्सन ने बैटल ऑफ द नील में फ्रांसीसी सेना को तबाह कर दिया था। नेल्सन ने फ्रांस में अचानक हमला किया और अचानक लगभग पूरी फ्रेंच फ्लीट जला दी गई। नेपोलियन अब मिस्र में कट गया, यानी यूरोप से उसका संपर्क टूट गया। अब नेपोलियन इजिप्ट में फंस चुका था। स्थानीय विद्रोह उभरने लगे और ऑटोमन्स ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। साल 1799 में नेपोलियन ने सीरिया जाकर एकर नामक किले को घेरने की कोशिश की, लेकिन यहां ब्रिटिश नौसेना और ओटोमन सेना ने संयुक्त प्रतिरोध करके उसे रोक दिया। एकर की दीवारें उसके अभियान की सीमा बन गईं। उधर फ्रांस में राजनीतिक संकट बढ़ गया था। डायरेक्टरी सरकार कमजोर पड़ रही थी
और पेरिस में लोग कहने लगे थे कि नेपोलियन जैसा कोई चाहिए जो देश को संभाल सके। नेपोलियन को एक खबर इजिप्ट में मिली और उसने तय किया कि अब लौटने का वक्त आ गया है। वो अपने सैनिकों को वहीं छोड़कर चुपचाप जहाज पर सवार हुआ और ब्रिटिश गश्ती दलों से बचते हुए सितंबर 1799 में फ्रांस वापस पहुंच गया। अब आएगा कहानी का सबसे नाटकीय मोड़। फ्रांस में डायरेक्टरी की सत्ता जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुकी थी। यहाँ भ्रष्टाचार, अस्थिरता और युद्धों ने लोगों को थका दिया था। नेपोलियन ने महसूस किया कि ये वही मौका है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। 9 नवंबर सन 1799 को उसने एक सैन्य तख्ता पलट किया। उसने डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। अब सत्ता आई कॉन्सुलेट के रूप में, जिसमें 3 काउंसिल्स थे, लेकिन सबको पता था कि असली ताकत सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। वो फर्स्ट काउंसिल बना और इस तरह नेपोलियन एक सैनिक से एक राजनीतिक नेता में बदल गया। अब नेपोलियन का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग था। अब फ्रांस में लंबे समय बाद स्थिरता को महसूस किया गया और इसी स्थिरता ने नेपोलियन को एक और ऊंचाई पर पहुंचा दिया और अब नेपोलियन बनने जा रहा था जनरल से सम्राट और तारीख थी दिसंबर 2, 1804। पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह हुआ। पोप पायस VII खुद वहां मौजूद थे नए सम्राट को ताज पहनाने के लिए। लेकिन पूरे यूरोप ने देखा कि जब पोप ने ताज उठाया तो नेपोलियन ने खुद अपने हाथ से वो ताज लिया और खुद को ही एम्परर घोषित कर दिया। यह प्रतीकात्मक दृश्य था, मानो नेपोलियन कह रहा हो कि मेरी शक्ति अब किसी भगवान या चर्च की नहीं बल्कि मेरे अपने कर्मों की देन है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नेपोलियन की कहानी के उस हिस्से पर जब वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। पर जैसा इतिहास हमेशा कहता है कि जब आदमी सबसे ऊपर पहुंच जाता है तो वहीं से उसके गिरने की शुरुआत होती है। नेपोलियन के साथ भी ऐसा ही होना था। 2 दिसंबर सन 1804 ये वो दिन था जब पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में अब नेपोलियन ने खुद अपने सिर पर मुकुट रखा था। तो ये सिर्फ एक ताज नहीं था बल्कि यूरोप के पुराने साम्राज्यों के लिए खुली चुनौती थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया जैसे देशों ने तुरंत से रोकने के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया। ये गठबंधन थर्ड कोएलिशन कहलाया। नेपोलियन को पता था कि समुद्र में ब्रिटेन से टकराना आत्मघाती होगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। ये योजना थी ब्रिटेन पर आक्रमण करने की तैयारी। उसने उत्तरी फ्रांस के बुलोन्स तट पर हजारों सैनिक इकट्ठा किए, जहाज बनवाए और लगातार प्रशिक्षण करवाया। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश एडमिरल होराटियो नेल्सन ने नेपोलियन की योजनाओं को तोड़ दिया था। 21 अक्टूबर 1805 को बैटल ऑफ ट्रफलगर में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़े को नष्ट कर दिया। हालांकि नेल्सन युद्ध में मारा गया, लेकिन ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो गई। अब नेपोलियन को समझ में आ गया था कि इंग्लैंड को समुद्र से नहीं बल्कि जमीन से हराना होगा। अपनी नौसेना की ट्रफलगर में हार के बाद नेपोलियन ने समुद्र छोड़कर जमीन पर युद्ध छेड़ने का निर्णय ले लिया। उसने अपनी सेना को तेजी से ऑस्ट्रिया की ओर मोड़ा ताकि ऑस्ट्रिया और रूसी सेनाओं को एक साथ हराया जा सके। ये लड़ाई ऑस्ट्रेलिट्स नामक स्थान पर लड़ी गई जो आज के चेक गणराज्य में स्थित है। यह 2 दिसंबर 1805 को लड़ी गई और इसमें 3 साम्राज्य आमने सामने थे। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट, रूस का जार अलेक्जेंडर I और ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस II। इसी कारण इसे बैटल ऑफ द 3 एम्परर्स कहा जाता है। युद्ध से पहले नेपोलियन ने अपनी प्रसिद्ध रणनीति दिखाई। उसने अपनी सेना को जानबूझकर कमजोर दिखाया और सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाके से नीचे लाकर दुश्मन के सामने पीछे हटता हुआ दिखाया। रूस और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को लगा कि नेपोलियन डर रहा है और वे पूरी ताकत से हमला करने आ गए, लेकिन असल में यह नेपोलियन का जाल था। उसने पहले से अपने सैनिकों को स्थिति के लिए तैयार कर रखा था। जैसे ही दुश्मन ऊंचाई छोड़कर नीचे आया, फ्रांसीसी रिजर्व सेना ने ऊपर से धावा बोल दिया और दुश्मन की कमर पर एक साथ फार कर दिया गया। यह युद्ध लगभग 9 घंटे तक चला। रूसी और ऑस्ट्रेलियाई गठबंधन की सेना लगभग 85,000 सैनिकों की थी, जबकि नेपोलियन के पास केवल 73,000 सैनिक थे, यानी संख्या में कम। लेकिन उसकी रणनीति और युद्ध भूगोल की समझ उसे निर्णायक जीत तक ले गई। गठबंधन की सेना की कमर टूट गई। 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लड़े गए या पकड़े गए और 180 से अधिक तोपें और सैकड़ों झंडे फ्रांसीसी सेना ने कब्जे में ले लिए। वहीं नेपोलियन की सेना को बेहद कम नुकसान हुआ और लगभग 9,000 ही हताहत हुए। इस विजय के साथ ही यूरोप का संतुलन बदल गया। थर्ड कोएलिशन का अंत हो गया और ऑस्ट्रिया ने तुरंत शांति अपना ली। इसी के साथ प्रेसबर्ग की संधि, जो कि 1805 में हुई, उस पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें फ्रांस को जर्मनी और इटली में बड़े क्षेत्र मिल गए। होली रोमन एम्पायर समाप्त हो गया और उसकी जगह नेपोलियन ने
कन्फेडरेशन ऑफ द राइन नाम का एक नया संघ बनाकर कर दिया। यूरोप के लगभग सारे देश अब नेपोलियन के प्रभाव में आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिट्स के बाद यह कहा जाने लगा कि नेपोलियन का सूर्योदय था। वाकई यह सूरज आने वाले उस 10 साल तक यूरोप पर चमकता रहा था। यह भी एक दिलचस्प संयोग था कि यह युद्ध नेपोलियन के राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ पर हुआ था और उसने जीत के बाद अपने सैनिकों से कहा था, सैनिकों, यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और सचमुच ऑस्ट्रेलिट्स को आज भी नेपोलियन की टैक्टिकल जीनियस का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, यानी कम संसाधनों में अधिकतम विजय। दोस्तों, अब साल आया सन 1806। ऑस्ट्रेलिट्स की जीत के बाद ऑस्ट्रिया को शांत बैठा दिया गया था, लेकिन प्रशिया भड़क उठा था। कभी फ्रेडरिक द ग्रेट की ताकत का प्रतीक रहा प्रशिया अब खुद को नेपोलियन की बढ़ती शक्ति के आगे अपमानित महसूस कर रहा था। जब नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन्स बनाकर जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया, तो प्रशिया इसे अपनी प्रतिष्ठा पर सीधे चोट मान बैठा। अक्टूबर 1806 में राजा फ्रेडरिक विलियम III ने रूस का इंतजाम किए बिना ही फ्रांस पर युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन पहले से तैयार था। उसने बिजली की गति से अपनी सेनाएं तैनात की और ज़ेनोरस्टेड अभियान शुरू किया, जो समानांतर युद्ध 14 अक्टूबर 1806 को लड़े गए। जेन में नेपोलियन ने प्रोएशियन सेना को मात दे दी और ऑर्स्टेड में उसके जनरल डवाउट ने अपनी छोटी सी सेना से 3 गुनी बड़ी प्रूशियन सेना को ध्वस्त कर दिया। दोनों लड़ाइयां फ्रांस की शानदार जीत के साथ खत्म हुई, पर रूस अब मैदान में था। 1807 की बर्फीली सर्दियों में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फरवरी में बैटल ऑफ द आइलाऊ की भीषण, खूनी और लगभग अनिर्णायक लड़ाई लड़ी गई। हजारों सैनिक बर्फ में मारे गए और नेपोलियन ने पहली बार अपने अभियान में कमजोरी महसूस की। लेकिन जून 1807 में बैटल ऑफ फ्रीलैंड में उसने निर्णायक जीत हासिल की। रूसी सेना पूरी तरह तबाह हो गई और जार अलेक्जेंडर को संधि की मांग करनी पड़ी। दोनों सम्राटों की ऐतिहासिक मुलाकात ट्रीटी ऑफ द टिल्सिट में हुई थी, जो नीमेन नदी के बीच तैरते हुए मंच पर हुई थी। इस समझौते ने यूरोप को 2 हिस्सों में बांट दिया था, पश्चिम पर नेपोलियन का नियंत्रण और पूर्व में रूस के प्रभाव में चीजें शामिल रही गई। 1807 तक नेपोलियन यूरोप का निर्विवाद शासक बन चुका था और इसके सामने अब कोई यूरोपीय सेना नहीं थी। वो सिर्फ फ्रांस का सम्राट नहीं, बल्कि यूरोप का नियंता बन चुका था। लेकिन यहीं से उसकी कहानी ने करवट बदल ली, क्योंकि इतनी विशाल शक्ति को थामे रखना अब असंभव था। इतिहासकारों ने ठीक ही कहा है कि फ्रीलैंड के बाद नेपोलियन यूरोप का मालिक था, लेकिन वहीं से उसका पतन भी शुरू हुआ। दोस्तों, नेपोलियन अब तक अपराजेय था। फिर आया साल 1807। नेपोलियन ने फ्रीलैंड की जीत के बाद जब ट्रीटी ऑफ टिल्सिट पर हस्ताक्षर किए, तो उसने सोचा कि अब यूरोप उसके पैरों तले है। ऑस्ट्रिया और प्रशिया झुक चुके थे, रूस से दोस्ती हो चुकी थी और बाकी छोटे देश उसकी कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन में शामिल थे। अब केवल एक ही ताकत थी जो फ्रांस के खिलाफ टिकी थी, वो थी ब्रिटेन। नेपोलियन जानता था कि ब्रिटेन को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि ट्रफाल्गर में उसकी सेना पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए उसने तलवार से नहीं, बल्कि आर्थिक नीति से ब्रिटेन को खत्म करने की योजना बनाई। उसने इसे नाम दिया कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये प्रणाली वास्तविक रूप में इकोनॉमिक ब्लॉकेट पर आधारित थी। नेपोलियन ने अपने सभी यूरोपियन सहयोगियों और अधीन राज्यों को आदेश दिया कि वे ब्रिटेन से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, न माल खरीदेंगे, न बेचेंगे। उसका मकसद था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था टूट जाए और इंग्लैंड उसके आगे झुक जाए। शुरुआत में योजना कागज पर बेहद प्रभावशाली लगी, लेकिन जल्द ही उसका उल्टा असर दिखने लगा, क्योंकि यूरोप की बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं, खासकर स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड और रूस, ब्रिटिश ट्रेड पर निर्भर थी। ब्रिटिश माल की क्वालिटी और नेटवर्क इतना बड़ा था कि लोग चोरी छिपे ट्रेड करने लगे। काला बाजारी बढ़ गई, रिश्वत और करप्शन का बोलबाला हो गया। जिन देशों ने नियम को नहीं माना, उनके खिलाफ नेपोलियन ने सख्त कार्यवाही की। यहीं से उसकी बढ़ती शक्ति एक दमनकारी नीति में बदलने लगी। पुर्तगाल ने ब्रिटेन से ट्रेड जारी रखा था, इसलिए नेपोलियन ने वहां मिलिट्री हस्तक्षेप करने का फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को स्पेन से गुजार कर पुर्तगाल की ओर भेजा, लेकिन जब स्पेन के राजा ने उसकी बातों पर ऐतराज जताया, तो नेपोलियन ने स्पेन के सिंहासन पर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को बैठा दिया। ये वही गलती थी जिसने यूरोप में पहली बार नेपोलियन के खिलाफ जनयुद्ध की भावना जगा दी थी। स्पेन ने लोगों को अपने राजा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। पूरे देश में गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। छोटे छोटे समूहों में छिपकर हमला करना, घात लगाना, सप्लाई काट देना। स्पेन का युद्ध किसी पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं था। ये खूनी दलदल था जिसमें नेपोलियन की श्रेष्ठतम सेनाएं
फंस गई थीं। ब्रिटिश सेना के जनरल आर्थर वेलेज़ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहलाए, उन्होंने पुर्तगाल से प्रवेश किया और फ्रांसीसी सेनाओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। नेपोलियन को खुद अपनी सेना की कमान संभालनी पड़ी, लेकिन स्पेन उसके साम्राज्य का खुला जख्म बन गया था, जो सालों तक रिश्ता रहा। साल 1810। ब्रिटेन अब भी मजबूत था, क्योंकि यूरोप के अंदर नेपोलियन की नीतियों से असंतोष फैलने लगा था। रूस अपने शुरू में कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मान लिया था, अब बगावत के मूड में वो शामिल हो चुका था। रूस की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश ट्रेड की जरूरत थी और नेपोलियन के आदेशों से उसे भारी नुकसान हो रहा था। जार अलेक्जेंडर द फर्स्ट को लगा कि अब फ्रांस की बात मानना उसके देश के लिए घातक हो सकता है। उसने धीरे धीरे ब्रिटेन से ट्रेड फिर से शुरू कर दिया, और यह सीधे तौर पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम की तो अवहेलना थी। नेपोलियन, जो खुद को यूरोप का विधि निर्माता मानने लगा था, उससे यह बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने फैसला किया कि रूस को सबक सिखाना होगा। साल 1812 में शुरू हुआ रूस की ओर अभियान। यह निर्णय इतिहास के सबसे भयानक अभियानों में बदल गया। जून 1812 में नेपोलियन ने एक विशाल सेना बनाई, जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। यह सेना सिर्फ फ्रांस की नहीं थी, इसमें जर्मन, इटली, पोलैंड और कई सहयोगी राज्यों के सैनिक भी शामिल थे। योजना थी रूस पर तेजी से हमला करके उसे घुटने पर ला देने की। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन रूसियों ने सीधी लड़ाई से बचते हुए स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी अपने गांव, खेत, गोदाम सब जला दिए, ताकि फ्रेंच सेना को कुछ न मिल सके। नेपोलियन की सेना बढ़ती गई, पर उसे खाना, चारा या आश्रय नहीं मिला। सितंबर 1812 में वो मॉस्को पहुंचा, पर शहर खाली था। नेपोलियन को मजबूरी में वापसी करनी पड़ी, लेकिन अब रूस की जाड़े की ठंड शुरू हो चुकी थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सैकड़ों मील लंबा वापसी का रास्ता मौत के मैदान में बदल गया था। सैनिक ठंड, भूख, बीमारियों और रूसी हमलों से मरते चले गए। जब वह रूस लौटा तो उसकी 6 लाख की ग्रैंड आर्मी में से केवल 50,000 सैनिक जीवित बचे थे। इतिहासकार कहते हैं कि रूस ने नेपोलियन को नहीं हराया, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा ने नेपोलियन को हराया। रूस से लौटते समय नेपोलियन अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। हालांकि उसका आत्मविश्वास अभी भी नहीं टूटा था, लेकिन उसका साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था। यूरोप में अब फिर से विद्रोह की लहर उठ चुकी थी। ऑस्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेन, जो पहले हार चुके थे, अब एक नए गठबंधन के रूप में तैयार हो रहे थे, और यहीं से शुरू होता है नेपोलियन का पतन। दोस्तों, रूस से लौटते वक्त यूरोप के सारे दुश्मन एक बार फिर एकजुट हो गए। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ये सब। इतिहास में कहा गया इसे सिक्स्थ कोलिएशन। नेपोलियन ने जैसे जैसे अपनी बिखरती हुई सेना को दोबारा संगठित किया, नए सैनिक भर्ती किए और फिर एक बार मैदान में उतर गया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। वो तेजी, वो सटीकता और वो अजेयता सब रूस की बर्फ में जम चुकी थी। अक्टूबर 1813 में जर्मनी के लाइप्जिग में यूरोप की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे इतिहास जानता है द बैटल ऑफ नेशंस के रूप में। 4 लाख से ज्यादा सैनिक आमने सामने थे। 3 दिनों तक खून, बारूद और तोपों की गूंज ने लाइप्जिग को नरक बना दिया था। नेपोलियन ने आखिरी दम तक मोर्चा संभाला, लेकिन संख्या और संसाधनों की कमी ने उसे तोड़ दिया था। उसे पीछे हटना पड़ा, और पीछे हटना दरअसल साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत थी। लाइप्जिग के बाद यूरोप के सारे देश अब फ्रांस की सीमाओं की ओर बढ़ने लगे थे। नेपोलियन ने कई छोटी जीतें हासिल की थीं, लेकिन सब बेअसर रही थीं। दुश्मन सेनाएं आखिरकार पेरिस में पहुंच गईं, और अप्रैल 1814 में जब उसके जनरल्स ने भी हार मान ली, तो नेपोलियन को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। फ्रांस में अब बोर्बोरिन वंश की बहाली हुई और राजा लुईस द 18 को फिर से सिंहासन मिला, और नेपोलियन को भेज दिया गया था एल्बा नामक एक छोटे से द्वीप पर, जो इटली के पास भूमध्य सागर में स्थित था। वहां उसे साम्राज्य के नाम पर एक छोटा सा द्वीप, कुछ सैनिक और छोटा सा शासन सौंपा गया। लेकिन नेपोलियन का दिल किसी द्वीप की सीमाओं में बंद नहीं हो सकता था। वो आदमी जो खुद को यूरोप का भाग्य निर्माता समझता था, कैसे देख सकता था कि उसके बिना फ्रांस किसी और के हाथ में चला जाए। फरवरी 1815 की एक रात, ये वो रात थी जब नेपोलियन ने एल्बा से भागने की योजना बनाई। थोड़े से सैनिकों और वफादार साथियों को अपने साथ लेकर जहाज में सवार होकर फ्रांस की ओर वह कूच कर गया। फ्रांस में जब खबर पहुंची नेपोलियन लौट आया है, तो राजा लुईस द 18 ने अपनी सेना को उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जब वो सैनिक ग्रेनेबल्स के पास नेपोलियन के सामने पहुंचे, तो उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी, आगे बढ़ा और कहा, अगर तुम में से कोई सम्राट पर गोली चलाना चाहता है तो चला लो, मैं यहीं पर हूं। और पल भर में ही सारे सैनिक जो उसे पकड़ने आए थे, उसके झंडे तले सम्राट अमर रहे के नारे लगाने लगे।
नेपोलियन बिना एक गोली चलाए पेरिस में पहुंच चुका था। राजा भाग गया और नेपोलियन फिर से सत्ता में आ गया। इस छोटे से काल को इतिहास में कहा जाता है द 100 डेज, लेकिन यह उसकी आखिरी रोशनी थी जिसके बाद अंधेरा तय था। अब ब्रिटेन और प्रशिया की सेनाएं फिर एकजुट हो चुकी थी और इस बार नेतृत्व कर रहे थे वही जनरल ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिन्होंने कभी स्पेन में नेपोलियन की सेना को रोका था। नेपोलियन ने तेजी से सेना तैयार की और बेल्जियम की ओर बढ़ा ताकि दुश्मनों को एक एक करके हराया जा सके। लेकिन 18 जून सन 1815 को वाटरलू नामक जगह पर उसकी किस्मत ने आखिरी बार उसका साथ छोड़ दिया। बारिश से जमीन कीचड़ बन चुकी थी, तोपें उसमें धंस चुकी थीं, संदेश पहुंचाने में देरी हुई और प्रशिया की सेना समय पर मैदान पर पहुंच गई। एक पल को जीत उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिखर गया था। शाम तक फ्रेंच सेना टूट चुकी थी। नेपोलियन ने आखिरी बार अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक मर सकता है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास किसी के गर्व पर नहीं रुकता। सच्चाई ये थी कि नेपोलियन की सेना हार गई थी और उसके साथ उसकी तकदीर भी वाटरलू में दफन हो गई थी। बहरहाल वाटरलू की हार के बाद नेपोलियन को पकड़ लिया गया। इस बार यूरोपीय शक्तियों ने तय किया कि अब उसे किसी भी हालत में वापस नहीं जाने दिया जाएगा। इस बार उसे भेजा गया सेंट हेलेना, एक दूर दराज द्वीप, अफ्रीका के तट से हजारों किलोमीटर दूर, जहां न कोई भाग सकता था और न कोई मदद पहुंच सकती थी। वहीं अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताए और 5 मई 1821 को सिर्फ 51 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि नेपोलियन ने दुनिया को क्या दिया। सेंट हेलेना की दूर बसी बस्ती, उस चट्टानी जमीन पर उसका शरीर भले ही दफन हो चुका था, लेकिन उसकी सोच ने आने वाले 100 सालों की राजनीति और प्रशासन को दिशा दे दी थी। नेपोलियन ने युद्धों से यूरोप को तबाह किया, लेकिन उन्हीं युद्धों ने एक नए यूरोप की नींव भी रख दी। वो सत्ता में आया तो फ्रांस क्रांति की अराजकता से जूझ रहा था और कोई स्थायी सरकार नहीं थी, न कोई ठोस कानून, न प्रशासनिक ढांचा। उसने आते ही इस अराजकता को व्यवस्था में बदला। उसने देश को केंद्रीकृत शासन दिया, शिक्षा, कर प्रणाली, बैंकिंग और प्रशासन को एक समान ढांचे में ढाला। लेकिन नेपोलियन की सबसे बड़ी देन थी नेपोलियनिक कोड, जिसे 1804 में लागू किया गया था। यह कोड सिर्फ फ्रांस का नहीं था, बल्कि आधुनिक नागरिक कानूनों की रीढ़ बना। आज भी यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में कानून कोड से प्रेरित हैं। नेपोलियन ने मेरिट बेस्ड सिस्टम को भी जन्म दिया था, यानी पद और सम्मान वंश से नहीं, योग्यता से मिलेंगे। उसने शिक्षा के लिए लैसेस नामक स्कूल सिस्टम बनाया था ताकि फ्रांस में प्रशिक्षित और शिक्षित अधिकारी तैयार हों। उसकी नीतियों ने फ्रांस को उस दौर का सबसे संगठित देश बना दिया और यह सब कुछ उस समय हुआ जब पूरा यूरोप राजतंत्र की जकड़ में था। दोस्तों, सबसे बढ़कर राजनीति में नेपोलियन ने एक नया विचार जगाया था। यह विचार था राष्ट्रवाद का। पहले लोग अपने राजा के प्रति वफादार होते थे, लेकिन अब वे अपने देश के प्रति वफादार होने लगे थे। उसने फ्रांस के लोगों को हम फ्रांसीसी हैं की भावना दी थी, जो आगे चलकर जर्मनी, इटली, ग्रीस और अन्य देशों में भी फैल गई थी। यह राष्ट्रवादी भावना आगे चलकर कई देशों की आजादी का कारण बनी। वहीं फौजी रणनीति में नेपोलियंस की सोच आज भी पढ़ाई जाती है। उसने दिखाया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि तेजी, योजना और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जीते जाते हैं। उसकी कॉर्प्स सिस्टम यानी सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में तोड़ने, बांटने की रणनीति आज के आधुनिक मिलिट्री संगठन की नींव है। इसके बाद युद्ध सिद्धांत सैन्य अकेडमी में सिखाए जाने लगे हैं, लेकिन उसके जीवन से सबसे गहरी सीख ये मिलती है कि महत्वाकांक्षा जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश तय रूप से लेकर आती है। नेपोलियन जितनी ऊंचाई पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से वो नीचे गिर गया। उसने यूरोप को झुकाया, लेकिन अंत में वही यूरोप उसे दफनाने में एकजुट हो गया। वो अजेय था पर अमर नहीं, और यही उसकी त्रासदी भी थी। फिर भी उसकी विरासत इतनी गहरी थी कि उसके जाने के दशकों बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। फ्रांस में आज भी उसका नाम गौरव और विवाद दोनों का प्रतीक है। 1840 में जब उसका शव सेंट हेलेना से पेरिस लाया गया तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, और जब उसका ताबूत लेस इनवेलिडीज में रखा गया तो इतिहास ने कहा, नेपोलियन हार जरूर गया था, लेकिन मिटा नहीं था। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का।
क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।